मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, यदि मैं आपसे यह पूछूं कि आज मैं किस विषय पर बात करने जा रहा हूं, तो क्या आप सच में बता सकते हैं? मुझे विश्वास है कि आप बता लेंगे, क्योंकि उत्तराखंड की विधानसभा ने अभी जो विधेयक पारित किया है वो अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है और पूरे देश में चर्चित है। अखबार उससे भरे हुए हैं, चैनल्स पर भी उस पर प्रोग्राम्स आ रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि मैं इस पर बात करने से अपने को कैसे बचा सकता था। हालांकि मैं बिल्कुल किसी भी घटना को समय के अनुसार लेकर नहीं चलता हूं। मैं ये सोचता हूं कि ये घटना थोड़ा सा संपूर्ण रूप ले ले, इसके बाद अगर उस पर बात करेंगे तो ज्यादा अच्छी बात होगी। लेकिन खासकर अभी जो घटना उत्तराखंड विधानसभा में घटी है वह अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय दृष्टि से भी, समाज की दृष्टि से भी, वैधानिक दृष्टि से भी, कि उस पर बात हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आप सबसे बात करने जा रहा हूं समान सिविल संहिता पर, समान नागरिक संहिता पर। राइट, इस पर मुझे बातचीत करने के लिए थोड़ी ज्यादा वक्त की जरूरत होगी। मुझे इसके लिए आप सब अलाउ करें। आज मैं आपको केवल उन तथ्यों की जानकारी देना चाहूंगा जो एक सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के रूप में आपको जाननी चाहिए, यानी कि जो एक संवैधानिक स्थिति है, यूं कह लीजिए कि जो इसकी पृष्ठभूमि होनी चाहिए आपके नॉलेज में, मैं केवल वही बताने जा रहा हूं। आप यूं कह लीजिए कि मैं इस टॉपिक की एक बहुत ही जो उर्वरा भूमि होनी चाहिए, जो एक उपजाऊ भूमि होनी चाहिए, वह तैयार कर रहा हूं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं ये मान करके चलता हूं कि जो विधानसभा ने पारित किया है, उत्तराखंड के विधानसभा ने, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह एक नई शुरुआत है, आगे बातें बढ़ेगी। इस साल जो प्री एग्जाम होना है और यहां तक कि जो मेन एग्जाम होना है, उन दोनों ही दृष्टियों से यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जो इंटरव्यू चल रहे हैं, डेफिनेटली उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। और ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, यदि मुझे कुछ समय से सुन रहे होंगे तो शायद आप मेरी इस नीति से भी अवगत हो गए होंगे कि मैं किसी भी टॉपिक पर आपकी क्षमता विकसित करना चाह रहा हूं, ताकि कोई भी प्रश्न क्यों ना पूछा जाए, आपके दिमाग में इतनी ताकत पैदा हो जाए कि आप उसके उत्तर तक पहुंच जाएं। तो मैं उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आज आपसे इसकी जमीन तैयार करने की बातें करूंगा। दोस्तों, अब आइए शुरू करते हैं। खासकर मैं संज्ञा के बारे में सबसे पहले आपको सतर्क करना चाहूंगा। मैंने अखबार में पढ़ा, यूनिफॉर्म की जगह एक अखबार में यूनिवर्सल शब्द भी छपा हुआ था, यूनिवर्सल सिविल कोड। प्लीज ध्यान रखें कि यह यूनिवर्सल सिविल कोड नहीं है, यह यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यूनिफॉर्म, राइट? यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। स्कूल के बच्चे यूनिफॉर्म पहनते हैं, वो यूनिफॉर्म है एक जैसा। हिंदी में यूनिफॉर्म को अनुदित किया गया एक दो अखबारों में मैंने पढ़ा, सामान्य। सामान्य नहीं, इसका जो हिंदी शब्द होगा वो है समान। यूनिफॉर्म समान, समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसीलिए इंग्लिश में आपको दिखाई देगा यूसीसी। खैर वो तो चलिए, अगर आप यूनिवर्सल कहते तब भी यूसीसी ही होगा, लेकिन उसका जो फुल फॉर्म है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। हिंदी में समान सिविल संहिता शब्द भी आपको पढ़ने को मिलेगा और समान नागरिक संहिता भी पढ़ने को मिलेगा, और ये दोनों सही हैं, लेकिन यूनिवर्सल सही नहीं है और सामान्य शब्द ये सही नहीं है। राइट? कुछ अखबारों ने इस तरह की बातें लिखी हैं कि उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने इसे लागू किया है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अपने आप में सही भी है और सही नहीं भी है, इसे समझ लीजिए। क्योंकि प्री में तो आपको इसी तरह के तथ्यों में उलझाया जाएगा, तो आपको बचने का रास्ता अभी से अपना तैयार कर लेना चाहिए ना। आपके पास वेपन होने चाहिए, हथियार होने चाहिए। देखिए, जो गोवा है, आप जानते हैं, इतिहास के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा, गोवा पर पहले पुर्तगालियों का शासन था। भारत पर ब्रिटेन का शासन था, गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था, और जो पांडिचेरी है उस पर फ्रांसीसियों का शासन था। ये सब आकर के हमारे यहाँ शासन करने की जुगत में थे। तो जो गोवा है वो आजादी के साथ ही भारत में शामिल नहीं हुआ है। 1961 में गोवा भारत का अंग बना है, वहां बाकायदे स्वतंत्रता आंदोलन चला था। ठीक है, 1961 में। 1961 से पहले जब गोवा पर पुर्तगाल का शासन था, तब वहां बाकायदे पुर्तगाली जो सिविल कोड होता है वो लागू था सबके लिए। अब आप देखिए कि पुर्तगाली सिविल कोड वहां लागू था। ठीक है, 61 में जो गोवा है वो भारत का हिस्सा बन गया। और फिर क्या किया गया?
फिर यह किया गया कि एक आदेश निकालकर, एक आदेश के द्वारा जो कानून चल रहा था, जो पुराना कानून चल रहा था, उसको यथावत रखने का प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, तो अब इस रूप में आप देखेंगे, क्योंकि ये सब तब हुआ जब गोवा बकायदे हमारे देश का हिस्सा बन चुका है, तो पहला राज्य हो गया और वहां भी जारी है। लेकिन विधानसभा से पारित करा करके और इस तरीके से लागू करने का श्रेय किसको जाता है? उत्तराखंड को जाता है। तो ये क्लैरिटी आपके दिमाग में रहनी चाहिए, है ना, ताकि आप उलझें नहीं। अब आप देखिए कि संवैधानिक स्थिति क्या है, इसे समझ लीजिए। इससे आपके अंदर समीक्षा करने की क्षमता पैदा होगी। हमारा संविधान बन रहा था, तो हमारा जब संविधान बन रहा था तो उस संविधान के दौरान ही क्यों नहीं समान नागरिक संहिता लागू कर दी गई? ऐसी क्या मजबूरी थी? हमें ये जानना चाहिए। आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि जब हमारे राष्ट्र का निर्माण हुआ है, कितनी रियासतें इसमें विलीन हुई हैं, कितने रियासतों को इसमें शामिल किया गया है? 562। मोटे तौर पर समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि 562 अलग अलग राज्य थे भारत में, और ये सब के सब जो अलग अलग रियासतें, जिसे हम कहेंगे, राज्य नहीं कहना चाहिए, ये जो अलग अलग रियासतें थी, इन सब के अपने अपने नियम, अपने अपने कानून, अपनी अपनी स्थितियां थी। ये बात अलग है, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इन सब के अंदर जो सांस्कृतिक धारा थी वो एक थी, और ये भारत की बहुत बड़ी ताकत है। इसे ही हम कहते हैं विविधता में एकता। ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, इस पर आपकी बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए। अब आप सोच करके देखिए कि 562 रियासतें हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सबके नियम कानून एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, लेकिन काफी कुछ अलग थे, वो उसी से रूल्ड होते थे। अब सवाल ये उठता है कि जब आपने इन सबको एक बना दिया है, तो इन सब की तो आदतें अलग अलग हैं, इन सब की चेतना अलग अलग है, काफी कुछ परंपराएं अलग अलग हैं, व्यक्तिगत कानून अलग अलग है, रीति रिवाज अलग अलग हैं। तो क्या इन सबको एक ही कानून के अंतर्गत किया जा सकता था? तो हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि नहीं, अभी ऐसा वक्त नहीं आया है कि सबके लिए बिल्कुल जो पर्सनल कानून है, याद रखिए, जो पर्सनल है उन्हें एक कर दिया जाए। आपको ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जब हम समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो उसका संबंध किस तरह के कानूनों से होता है। जब आप देखेंगे कि अभी समान नागरिक संहिता के अंतर्गत कौन कौन से किस किस तरह के कानून बनाए गए हैं, तो आपको पता लगेगा कि इसका जो मूल उद्देश्य है वो कुल मिलाकर के ये है कि सभी धर्म समुदाय के लोगों को बकायदे कुछ मामलों में, और खासकर महिलाओं को, विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और संपत्ति में समान अधिकार दिया जाए। तो ज्यादातर आपको क्या मिला? विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, संपत्ति में समान अधिकार। तो संपत्ति में समान अधिकार किसके लिए होता है? स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए। अब हम और आगे बढ़ करके जिसे आप इलीगल बच्चे कहते हैं, अवैध बच्चे कह देते हैं, उनके लिए, सभी के लिए समान अधिकार दिए जाने की व्यवस्था की गई है। तो आप देख रहे हैं ना, तो जो समान नागरिक संहिता है उसका एक दायरा है, लिमिटेड दायरा है, ये वहीं तक सीमित है, राइट। तो इसे हमारे संविधान निर्माताओं ने भविष्य के लिए छोड़ दिया, ये समझ करके छोड़ दिया कि ठीक है, आने वाले समय में हमारा देश जो है ज्यादा मॉडर्न होगा, लोग शिक्षित होंगे, उनकी विचारधारा ज्यादा उदार होगी, वो एक देश के एक कानून द्वारा शासित होते रहेंगे। तो धीरे धीरे उनकी चेतना ऐसी हो जाएगी कि नहीं, हमारे यहां भी ऐसा होना चाहिए, हमारे यहां भी ऐसा होना चाहिए। और देखिए, अभी हम जहां तक पहुंच गए हैं वहां ये स्थिति दिखाई दे रही है। 3 तलाक का मामला इसके जरिए खत्म कर दिया जाएगा समान संहिता के द्वारा। लेकिन इससे पहले भी केंद्र सरकार कानून ला चुकी है, उसको लेकर के बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं मचा। मुस्लिम समाज में अब 3 तलाक मान्य नहीं है कानूनन। तो हल्ला जो नहीं मचा है, इसका मतलब है कि वे भी कहीं ना कहीं इसे स्वीकार करने लगे हैं। कम से कम मुस्लिम महिलाएं तो इसकी मांग करने ही लगी थी। तो धीरे धीरे चेतना के विकास के क्रम में समान संहिता लागू कर दी जाएगी, वो ये मान करके चल रहे थे। इसीलिए देखिए, बकायदे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसके अनुच्छेद 44 में, और ये आपको रट जाना चाहिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 44 अनुच्छेद क्या कहता है? 44 अनुच्छेद कहता है, उसका शीर्षक ही है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। ये जो एक समान सिविल संहिता, ये जो मैं पढ़ रहा हूं ना आपको, ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही शब्द है, अनुदित है। समान सिविल संहिता इंग्लिश में है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स।
इसमें कहा गया है कि राज्य, जब हम यहाँ राज्य कहते हैं तो उसे राष्ट्र भी आप कह सकते हैं, राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा, कोशिश करेगा। आप देख रहे हैं ना, इंग्लिश में कहा गया है द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। पूरे देश के लिए वो बनाने की कोशिश करेगा। यानी कि यदि कोई राज्य ऐसा करता है तो वह गलत नहीं है। ठीक है, हम आगे थोड़ा सा और चलेंगे, लेकिन इसी के तहत आपको मैं एक और अनुच्छेद की याद दिलाना चाहूंगा। ये भी आपको मालूम होना चाहिए ताकि आप मेंस के प्रश्नों के उत्तर दे सकें। अब मैं आपको अनुच्छेद 37 की ओर ले जाना चाहूंगा। अनुच्छेद 37 यह भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का ही हिस्सा है। 36 से शुरू होता है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। 36 में उन्होंने इसकी परिभाषा दी है और 37 में देखिए वो क्या कहते हैं। इसका शीर्षक है इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। ध्यान से सुनिएगा, इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा। एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट। द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws। दोस्तों, ये कुछ अनुच्छेद थे। समय पूरा हो चुका है, लेकिन हम लोग इस पर डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फिलहाल आज बस इतना ही। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करता हूं। नमस्कार।